एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब। आज है हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 7, ठीक है। और आज जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, सरल रेखा समीकरण हमने पढ़ा था। सरल रेखा का समीकरण क्या था बच्चों, क्या था सरल रेखा का समीकरण क्या था, अगर किसी को याद है तो बताइए क्या था। y बराबर एम एक्स प्लस सी, क्या था, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ये है y एक्सिस, ये जो है ये है x एक्सिस, ये है आपकी ढाल और ये है अंतखंड। ये क्या है, ये क्या है, अंतखंड। ठीक है, तो हमने ना पूरी क्लास में इसकी बात की थी, y बराबर एम एक्स प्लस सी। कुछ सवाल हैं इन पर बेस्ड, वो करते हैं अभी। तो पहला सवाल ये था कि यदि समीकरण दिया है तो ग्राफ बनाना है। हमें समीकरण दिया गया है और इसका हमें क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। ठीक है, समीकरण क्या है, y बराबर -1/√3 x प्लस 4 है। ठीक है, हमारी जो सरल रेखा का जो समीकरण था, स्टैंडर्ड समीकरण था, वो हम लिखेंगे, फिर उस समीकरण से इस समीकरण से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। वो देखिए, y बराबर एम एक्स प्लस सी। इससे क्या पता चलता है, m हमारा क्या है, m हमारा क्या है, m हमारा है -1/√3। m हमारा क्या है, -1/√3। और अंतखंड क्या है, अंतखंड है हमारा 4। क्या इस समीकरण को देखकर ये पता चल रहा है कि जो ढाल है वो है -1/√3, ढाल है -1/√3 और अंतखंड 4। समझ में आया सबको। तो ये देखिए, अंतखंड हो जाएगा, अंतखंड हो जाएगा -1/√3 और अंतखंड हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम बनाते हैं ग्राफ। अब हम बनाते हैं ग्राफ। ये देखो, ये है हमारी y एक्स और ये है हमारा x एक्स। ठीक है, m हमारा है -1/√3। m क्या है, -1/√3। m क्या होता है, ढाल होता है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं टेन थीटा। इसे हम और क्या बोलते हैं, -1/√3। जो ढाल को हम और क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं। अब टेन थीटा का मान -1/√3 कब होगा, तो अगर किसी को याद है तो टेन थीटा का जो मान -1/√3 कब होता है, -1/√3 होता है टेन 150 डिग्री पर। टेन 150 डिग्री पर इसका मान होता है -1/√3। क्या होता है, -1/√3 होता है। ठीक है, टेन 150 मतलब 90 से बड़ा कौन बनाएगा, 90 से बड़ा कौन है 150 डिग्री। ठीक है, तो 90 से बड़ा कौन है, वो देखिए कैसे होगा। हमारा अंतखंड 4, मतलब y एक्सिस पर कुछ 4 पर, यानी कि पॉजिटिव में तो कहीं भी, यहाँ पर मान रहे कि यहाँ पर 4 है तो 4 पर हमने कट कर दिया और यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, ये हमारी क्या बनी, ये हमारा ग्राफ बन गया। कैसे पता चला ये ग्राफ बना, पहले तो क्या सबको ये पता चला कि हमें यहाँ से खींचना था। अब यहाँ से तो हम ये भी खींच सकते हैं। यही क्यों खींचा, किसी के मन में सवाल आ रहा होगा ना कि यहाँ
ठीक है, कट यहाँ लग रहा था, ठीक है, मान लिया कि यहाँ पर कहीं भी जहाँ पर 4 होगा वहाँ पर हमने कट लगा लिया, ठीक है। पॉजिटिव है 4 तो हमने पॉजिटिव वाई एक्सिस में गए और 4 पर कट लगा लिया। लेकिन हमने यही क्यों खींचा, ये क्यों नहीं खींच सकते हम? देखिए बच्चों, अगर ये खींचते तो हमारा 90 से कम कोण बनता। 90 से क्या है, कम कोण बनता। अगर हम ये खींचते, अगर ऐसा कुछ करते, भूल जाओ इसको हम क्या कर देते हैं, अभी भूल जाते हैं, ठीक है, इसको भूल जाते हैं। अगर हमने ऐसा किया होता तो हमारा जो एंगल है, हमारा जो कोण है वो 90 से कम होता। ये देखिए, ये 90 मान लो और ये 90 से कम कोण बन रहा है, ये क्या है, 90 से कम कोण बन रहा है। लेकिन जो हमारा जो देखिए -1/√3 है, जो tan 150 है, मतलब 90 से ज़्यादा है। 90 से अगर ज़्यादा तो ये तो बन नहीं सकता। और ये देखिए यहाँ पर 90 से ज़्यादा है ना, 90 से ज़्यादा। जहां पर एक्स एक्सिस पर कट कर रही है वहां पर एक सीधी रेखा खींचनी है, और अगर उससे ज्यादा जा रहा है हमारा कोण तो मतलब वो 90 से ज्यादा है। तो इसीलिए हमारा ये वाला सही है और ये वाला गलत है, ठीक है। समझ आया सबको? इस तरह से हमारा ये ग्राफ बनेगा। अगला देखिए, अगले में भी हमें क्या दे रखा है, 4x + 3y = 5 है और ग्राफ बनाना है, ठीक है। क्या दे रखा है, 4x + 3y = 5 दे रखा है। 4x + 3y = 5 है। हमारा जो समीकरण था वो ये था, y = mx + c, मतलब y एक साइड होगा, y एक तरफ होगा, और सारी जितनी भी चीजें हैं समीकरण के अंदर वो एक साइड होगा, एक तरफ होगा, ठीक है। तो y हम एक तरफ रख लेते हैं, ये हो गया 3y = 4 -4x + 5। ये 4x जब 5 की तरफ जाएगा तो प्लस का 4 हो, उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए सिर्फ y, और इधर 3 भी है तो ये 3 भी उधर जाएगा तो -4/3x हो जाएगा + 5 हो जाएगा। क्या सबको समझ आया? इतना क्या सबको समझ आया? हमने क्या किया है, जो हमें दे रखी थी समीकरण उसको तुलना की है जो हमने पढ़ा है, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा, 4x + 3y = 5 है, ठीक है। और हमारे जो हमने पढ़ा था, ठीक है, सरल रेखा की समीकरण वो था y = mx + c पढ़ा था, वो पढ़ लिया। मतलब y एक तरफ और सारी चीजें एक तरफ है, तो y को हमने एक तरफ कर लिया और सारी चीजें एक तरफ कर ली। अब देखो, अब क्या हमें समझ आ रहा है, ये देखिए m हमारा आया है -4/3 और अंतःखंड हमारा क्या आया है, अंतःखंड हमारा क्या आया है, 5 आया है। गलत कर दिया ना, 5 नहीं अंतःखंड, अंतःखंड देखिए ये 3 जाएगा तो इससे भी डिवाइड होगा, और ये अंतःखंड आया है 5/3 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम ग्राफ बनाएंगे। m है, ढाल हमारा -4/3 है। देखिएगा -4/3 है, मतलब 90 से कम है। -4/3 का क्या मतलब है, -4/3 का क्या मतलब है, माइनस आ गया मतलब 90 से तो ज्यादा ही है, ठीक है। ढाल पता चल गया कि 90 से ज्यादा है। और अंतःखंड 5/3 है। पॉजिटिव में है तो कुछ ऐसा ही बनेगा, कैसे बनेगा देखिएगा, ये हो जाएगा 5/3 हमारा अंतःखंड। जहां पर भी y एक्सिस पर कट करेगा वो हमारा क्या होता है, अंतःखंड होता है, ठीक है। और ये हो गया ठीक है, और ये है 90 से ज़्यादा। क्या पता चल रहा है, ये 90 से ज़्यादा है। हाँ बिल्कुल पता चल रहा है 90 से ज़्यादा है। और ये -4/3 ये भी 90 से ज़्यादा है, ठीक है। इसीलिए हमारा ग्राफ जो है वो क्या है, ऐसा बन गया है। घबराना नहीं है, एक दोनों सेम है, सेम नहीं है। वहाँ पर अंतःखंड देखिएगा, यहाँ पर अंतःखंड क्या है, 4 है, और वहां पर अंतःखंड 5/3। वहां पर ढाल कुछ और ही है, -4/3 है, ठीक है। और यहाँ पर 150 डिग्री, तो एकदम अलग है, पर बना सेम ही, एक जैसा बना है।
फिर देखिए हमें ग्राफ दे रखे हैं, हमें ग्राफ देखिए, पहले हमने किस तरह के सवाल किए पहले ये देखिए, समझिए हम क्या कर रहे हैं वो भी हमें पता होना चाहिए। कभी हम करते जा रहे हैं हमें पता ही नहीं कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। तो हमें पहले हमने क्या किया, हमें समीकरण मिल रहा था, समीकरण दे रखा था सवाल के अंदर, उससे हम ग्राफ बना रहे थे, हम ये करते आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमें है ना ग्राफ मिल रहे हैं और हमें समीकरण पता करना है ना। कितना मजा आएगा, हमें पहले हमें समीकरण मिला था, हमें ग्राफ बनाना था, अब हमें ग्राफ तो मिल रहा है और समीकरण बनाना है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, हमारी ये देखिए y बराबर, कुछ नहीं करना है, जैसे पहले सवाल में करते आ रहे हैं अभी भी हम वैसे ही करेंगे, y बराबर mx प्लस c। अब हमें पता करना है m क्या है और पता करना है c क्या है। m यहाँ पर ढाल और c अंतखंड है, ये हमें पता करनी है। अब m क्या होता है, m ढाल क्या होता है, टेन थीटा होता है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार होता है। टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। यहाँ पर लंब कितना है, यहाँ पर लंब है 4 और आधार कितना है 3। देखिएगा लंब है 4 और आधार है कितना 3 है, ठीक है। तो हमारे पास टेन थीटा आ गया, हमारे पास टेन थीटा आ गया, क्या आ गया, लंब बटे टेन थीटा आ गया लंब बटे आधार, जो कितना है 4/3, कितना है 4/3। लेकिन 4/3 तब होगा, 4/3 तब होगा जब एंगल हमारा कुछ इस तरह से होगा। एंगल हमारा कैसे होगा, यहाँ से होगा, लेकिन हम एंगल एक्स एक्सिस से लेते हैं। हम एंगल कहाँ से लेते हैं, हमने बहुत सारे सवाल किए हैं पीछे, है ना, तो सबको पता होगा कि हम जो कोण लेते हैं वो एक्स एक्सिस से लेते हैं। हम कहाँ से लेते हैं, कोण एक्स एक्सिस से लेते हैं। और देखिए हम कोण कहाँ से लेते हैं, हम कोण कहाँ से लेते हैं, एक्स एक्सिस से लेते हैं। क्या सबको पता चल रहा है 90 से ज्यादा कोण है, क्या इतना सबको पता अब चलने लग गया है कि अब ये 90 से ज्यादा कोण है, क्या सबको पता चल गया 90 से ज्यादा कोण है। हाँ, ये 90 से ज्यादा अगर कोण है तो 4/3 नहीं रहेगा, ये -4/3 रहेगा। क्या रहेगा, -4/3 हो जाएगा, क्योंकि 90 से ज्यादा है इसीलिए क्या आ गया, माइनस आ गया, ठीक है। तो m हमारा क्या आ गया, -4/3 आ गया। अंतखंड कितना है, जहां भी y एक्सिस पर कट करेगा वो अंतखंड हो जाएगा, और ये कितना है 4 है, ठीक है। जो हमें मिला है हम वो रख देंगे। y बराबर m कितना है, -4/3 x प्लस 4, ये हमारा क्या हो गया, उत्तर आ गया, ठीक है। क्या सबको समझ आया, इतना क्या सबको समझ आया, ठीक है। अब अगला सवाल है, अगला सवाल क्या है, देखो y बराबर mx प्लस c, y बराबर क्या है, y बराबर है mx प्लस c। यहाँ पर m क्या हो जाएगा, m बराबर होता है टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बटे बेस, मतलब लंब बटे आधार। लंब कितना है 5 और आधार कितना है 3, ठीक है, 5/2। अब देखो क्या हम एक्स एक्सिस से जब हमारे कोण को देखेंगे तो वो 90 से कम है। हम जब एक्स एक्सिस से जब कोण को देखेंगे, अब हम जब एक्स एक्सिस से कोण को देखेंगे तो वो 90 से कम है। क्या इतना पता चल रहा है, ये है एक्स एक्सिस, और यहाँ से जब हम कोण को देखेंगे तो वो क्या है, 90 से कम है। 90 से अगर कम है तो वो वैल्यू, जो मान है हमारा ढाल का, वो पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब 5/2 आएगा, ढाल आ गई 5/2।
अंतःखंड कितना है, अंतःखंड 5 है, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 5/2, y बराबर 5/2 x + 5, ठीक है। चलिए, क्या सबको समझ आया? जब हमें इस तरह से ग्राफ दे रखे हो तो हमें क्या निकालना है, हमें पहले tan थीटा निकालना है। वो कैसे निकलेगा, लंब बटे आधार से निकल जाएगा। और अंतःखंड तो बड़ा आसान है, जहां भी y पर कट करे, जहां भी y x पर कट करे वहां पर हम क्या कर देंगे, y x पर कट करे वहां पर वो क्या हो जाएगा, हमारा अंतःखंड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अंतःखंड हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है m1 और m2 का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। m1 और m2 का हमें क्या निकालना है, m1 और m2 का हमें अनुपात निकालना है। और ये देखिए, पहली जो रेखा है ये हमारी पहली रेखा है और ये हमारी दूसरी रेखा है। समझ आया सबको? पहली रेखा जो कितना कोण बना रही है, पहली रेखा कितना कोण बना रही है, सबसे पहले वो देखो। ये कौन बना रही है, पहली रेखा ये कौन बना रही है? क्या सबको ये पता, ये दिख रहा है सबको कि ये पहली रेखा कौन सा कोण बना रही है, ये वाला कोण बना रही है। ये देखिए, हम x एक्सिस से कोण लेते हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि गलती नहीं करनी है। x एक्सिस से हम कोण देखेंगे, ठीक है। और ये पहली रेखा अगर है तो ये कोण ये बना रही है, ठीक है। अब ये कोण कितना है, अगर मैं पूछे कोण कितना, तो देखो ये पूरा 45 है, ये पूरा 45 है और ये 15 है। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? क्या आपको 60 डिग्री नजर आ रहा है? देखो इतना पूरा 45 है। क्या इस सबको मत जोड़ देना, 15 15 45, ये मत जोड़ देना, ठीक है। ये पूरा 45 है, ये पूरा 45 है और ये 15, 45 और 15 कितना होता है, 60 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आया, ये हमारे पास कितना आया, एक मिनट, ये हमारे पास कितना आया, 60 डिग्री आया। क्या आया, ये हमारे पास कितना आया, 60 डिग्री आया। मतलब जो पहली रेखा जो कोण बना रही है वो कितना बना रही है, 60 डिग्री बना रही है। फिर आते हैं हम दूसरी रेखा पर। दूसरी रेखा कितना बना रही है, गलती से भी 45 डिग्री मत बोल देना। दूसरी रेखा गलती से भी 45 डिग्री नहीं बना रही है। 45 डिग्री तो ये है, ध्यान दीजिए। 45 डिग्री क्या है, ये है 45 डिग्री। और हमारी जो दूसरी रेखा है, हमारी जो दूसरी रेखा वो ये है, यहाँ से है दूसरी रेखा, ये इतनी है। मतलब हमें ये वाला कोण चाहिए। हमें कौन सा चाहिए, हमें ये वाला कोण चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, मतलब 45 में से, इस 45 में से, ये पूरा 45 है, इसमें से ये वाला हम हटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 30 डिग्री। हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा, हमारे पास आएगा 30 डिग्री आएगा। डिग्री, ठीक है। तो m1 बटे m2 मतलब tan थीटा 1 बटे tan थीटा 2, मतलब पहली रेखा जो कोण बना रही है वो tan थीटा 1 और दूसरी रेखा का tan थीटा 2 वो पूछा है। तो पहली रेखा कितना बना रही है, 60 डिग्री बना रही है, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। और दूसरी रेखा बना रही है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास आएगा tan 60 डिग्री कितना होता है, √3, और tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3। तो ये √3 जब यहाँ जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास m1 और m2 का अनुपात
कितना आया, 3 आया। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो शायद एंगल्स कोण में लेने में हो सकता है, तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ये हमारी पहली रेखा है, ये हमारी दूसरी रेखा है, ठीक है। पहली रेखा ये है, पहली रेखा ये है, मतलब ये वाला एक्स एक्सिस है, हमें क्या चाहिए, कोण चाहिए। अब ये कोण कितना है, ये 45 है, ये 15 है, तो 60 डिग्री हो गया ना। फिर हमें दूसरी रेखा, ये दूसरी रेखा दे रखी है, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरा 45 है, लेकिन हमें पूरा नहीं चाहिए, यहाँ तक ही चाहिए, तो ये वाला काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। अगला हमारा सवाल ये है कि y बराबर √3x - 4 है और इसका हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। चलो, y बराबर mx + c, ठीक है। m यहाँ पर क्या है, √3 है। √3 कब होता है, m को हम tan थीटा बोलते हो, tan थीटा का मान √3 कब होता है, tan 60 डिग्री पर होता है, ठीक है। चलिए, और अंतखंड कितना है, -4 है, क्या है, -4 है, ये देखिए, ये -4 है। अब हम बड़ी आसानी से ग्राफ बना लेंगे, और ये बहुत बार बना लिया है तो ये ना बहुत आसान भी हो गया है। -4 पर कट कर रहा है, मतलब यहाँ पर कट करेगा। पहली बात तो ये ध्यान में रखो कि हमें क्या, कहाँ कट करना है, यहाँ पर, यहाँ पर, क्योंकि ये नेगेटिव आई है ना, ये नेगेटिव है तो कुछ यहाँ पर कट करेगा। अब यहाँ पर हमें साफ साफ पता चल गया कि यहाँ पर कट करेगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है कि ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा, कुछ इसमें प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो जब हम ऐसे करेंगे, ये वाला ग्राफ बनाएंगे, तो हमें ये पता चल रहा है कि ये 90 से छोटा है। क्या है, 90 से छोटा है, पता चल रहा है ना, पता चल रहा है कि क्या है, 90 से छोटा कोण बना रही है। ये वाली जो रेखा है वो एक्स एक्सिस से छोटी कोण बना रही है। अगर हम ऐसा करें तो ये वाला क्या बना रहा है, 90 से बड़ा कोण बना रहा है। अगर ये 90 से बड़ा कोण बना रहा है, हमारे पास तो 60 डिग्री है, ठीक है, तो हम ये वाला तो बना ही नहीं सकते, ये ही बनाएंगे, इसीलिए ये वाला सही हो गया। ये देखिए, ये वाला क्या हो गया, सही हो गया। सबको समझ आया? अब हमने सरल रेखा पढ़ा है, ठीक है। ये सारी चीजें जो अभी तक हमने पढ़ी है, ग्राफ हमने पढ़ा है, ठीक है, वो कहाँ काम आने वाला है, इसकी क्या क्या एप्लीकेशन हमें फिजिक्स में पढ़ने वाले, कुछ सवाल उनके भी हैं कि आपको पता रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है, वरना तो हम पढ़ रहे हैं कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो हम वो वाली चीजें जो फिजिक्स में आ रहे हैं वो एक बार हम उनके कुछ सवाल कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल ये, अगर किसी को कुछ समझ नहीं आया, किसी को कुछ सूत्र में प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं, ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इन सवाल से ग्राफ बनाना सीख लेते हैं, ठीक है। पहला सवाल है, संवेग और वेग के बीच में ग्राफ खींचना है, ठीक है। ये देखिए, P बराबर है mv, संवेग बराबर mv। ये देखिए, अगर हम इसको तुलना करेंगे mx + c, तो हमें साफ साफ नजर आ रहा है, हमें देखिए ये y एक्स पर है संवेग और x एक्सिस पर है वेग, ठीक है। चलिए, तो ये देखिए y पर है, अब हमें चाहिए m, है ना, m चाहिए, और ये है द्रव्यमान जो नियत स्थिर है, ठीक है, ये स्थिर है, इसीलिए हम यहाँ पर
ये है संवेग, द्रव्यमान, और ये है वेग। ठीक है, और इसे हम मान रहे हैं, द्रव्यमान को हम मान रहे हैं कि स्थिर है, इसीलिए जो संवेग है वो समानुपाती नियतांक है वेग के। ठीक है, चलिए इसीलिए हमारा जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, सरल रेखा आएगा। क्या आएगा, सरल रेखा आएगा। क्या सबको समझ आया मैंने क्या किया? अभी अभी क्या पता चलेगा कि ये जो हम ग्राफ बना रहे हैं वो सरल रेखा का ही बना रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमें बहुत सारे ग्राफ पढ़ने, सरल रेखा का ही नहीं पढ़े, धीरे धीरे बताऊंगी आपको, है ना। पहला हमारे पास ये था P बराबर mv था। ठीक है, मैंने आपको बताया कि P यहाँ पर क्या है, M यहाँ पर क्या है, V यहाँ पर क्या है। जो द्रव्यमान है वो बदलता तो नहीं है, वो तो स्थिर ही रहता है। अगर वो स्थिर ही रहता है तो हम बोल सकते हैं कि जो P है वो समानुपाती नियतांक है वेग के। ठीक है, संवेग है वो क्या है, वेग के क्या है, समानुपाती नियतांक है इसका। अब देखिए ये जो P है, अब हमारे पास जो ग्राफ बनेगा वो सरल रेखा का बनेगा, इसीलिए जो ग्राफ वो क्या आया। और देखिए C यहाँ पर 0 है, C यहाँ पर 0 है। क्या सबको पता चल रहा है? क्योंकि यहाँ पर कुछ दे ही नहीं रखा, यहाँ पर कुछ दे ही नहीं रखा। एक बार देखिए P बराबर mv, y बराबर mx प्लस c। यहाँ पर अंतःखंड हमें नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, c हम 0 मान लेते हैं। और ये देखिए v यहाँ पर क्या है, x है, p यहाँ पर क्या है, y है, और m हमारा क्या है, ढाल है। ठीक है, अगर c 0 है तो जो ग्राफ है वो कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से शुरू होगा। c जहाँ पर 0 है, c जब 0 होगा तो ग्राफ कहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से शुरू होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर दें, ओरिजिन से शुरू कर देंगे। ये देखिए ये हमारा क्या बन चुका है, ग्राफ बन चुका है। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। अगर किसी को सूत्र में प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं, मैं बार बार बोल रही हूँ, अभी हम सीख ही रहे हैं। ठीक है, अभी हम ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। ये हमारे पास सूत्र है। ठीक है, P बराबर mv है ना, बहुत मतलब आ भी रहे हैं ना कि बेसिक मैथ थी, मतलब फिजिक्स में मैथ कब से आने लग गई। तो कुछ एप्लीकेशन है मैथ के जो हमें फिजिक्स में पढ़ने, अभी हम वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी एप्लीकेशन कैसे कैसे यूज होंगे अभी मैं इनका कुछ सवाल बता रही हूँ, वरना आगे तो बहुत सारी जगह पर यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखो संवेग और वेग के बीच में ग्राफ खींचना है। ये देखिए ये जो P बराबर है mv, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमें नहीं पता करना कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, अभी ये सवाल के अंदर है। पहली बात तो ये। फिर है P बराबर mv, ये देखिए ये m है वो द्रव्यमान है जो बदलता नहीं है, जो P है वो समानुपाती नियतांक है। तो ये क्या आ गया, सरल रेखा का एक ग्राफ है। अब हम जब तुलना करेंगे सरल रेखा के समीकरण से, हमें ये पता चल गया है कि सरल रेखा का ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो हम सरल रेखा के समीकरण से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। ये देखिए y हमारा यहाँ पर P है, ये देखो m x v है और c यहाँ पर 0 है। अगर c 0 है तो ये जो ग्राफ है, ये जो रेखा है वो कहाँ से शुरू होगी, वो शुरू होगी ओरिजिन से। ठीक है, अब हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल क्या है, PV बराबर nRT, बहुत बार पढ़ा होगा। ठीक है, ये तो PV बराबर nRT। PV बराबर स्थिर आयतन के लिए ताप के बीच में ग्राफ खींचना है। ठीक है, स्थिर आयतन हमारा स्थिर है। ये देखो PV बराबर nRT, ये हमारा स्थिर है। ठीक है, ये और ये तो वैसे भी स्थिर होते हैं, हम स्थिर मान रहे हैं। तो P है वो समानुपाती नियतांक है T के। ठीक है, अगर ये प्रेशर जो है, दाब जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है,
तो ये ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ यहां पर बनेगा सरल रेखा बनेगा। क्या ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ हमारा बनेगा सरल रेखा, ठीक है। और ये भी ग्राफ जो है वो ओरिजिन से शुरू होगा। कैसे ओरिजिन से शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पर अंतखंड जो है वो क्या है, 0 है। अंतखंड क्या है, 0 है, ठीक है। ये जो पहले लिखा हो वो होता है y एक्सिस पर, और जो बाद में लिखा हुआ होता है वो होता है कहाँ पर होता है, वो होता है x एक्सिस पर। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, ठीक है। PV बराबर n/RT, ठीक है। यहाँ पर बोला है कि आयतन हमारा स्थिर है, ये n और r स्थिर होते हैं, मोल और जो ये तो होता ही कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये दोनों स्थिर होते हैं, ये दोनों स्थिर है, तो ये स्थिर है, ये भी स्थिर है। तो ये P जो है, दाब जो है वो ताप के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया या फिर समानुपाती नियतांक हो गए। पहले हमारे पास दाब लिखा है, फिर ताप लिखा है, ठीक है। और अंतखंड हमारे पास नहीं है, तो हम कहाँ से करेंगे शुरू, इसको शुरू करेंगे हम कहाँ से, इसको शुरू करेंगे हम ओरिजिन से। फिर अगला सवाल देखिए, निरोधी विभव V0 और ऊर्जा के बीच में ग्राफ खींचना है ना, जिसकी समीकरण हमें दे रखी है E बराबर 5 + EV0, ठीक है। निरोधी विभव और ऊर्जा के बीच में ग्राफ खींचना है। तो मैंने अभी अभी आपको ये बताया, अगर सवाल में जो पहले लिखा होगा वो होगा y एक्सिस, और जो बाद में लिखा होगा वो होगा x एक्सिस पर, ठीक है। पहले क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ है निरोधी विभव। पहले क्या लिखा हुआ है, पहले लिखा हुआ निरोधी विभव। अभी हम ग्राफ बना लेते हैं। पहले अगर निरोधी विभव है तो y एक्सिस पर होगा और ऊर्जा बाद में है, मतलब हमें ये तो पता चल गया। चलो, निरोधी विभव और ऊर्जा के बीच में ग्राफ खींचना है, तो पूछा ये। अब देखो हमारे पास समीकरण है E बराबर 5 + EV0, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ये देखिए y बराबर mx + c। y यहाँ पर V0 है, तो मतलब V0 एक साथ होगा। y यहाँ पर क्या है, V0 है, ठीक है। निरोधी विभव ये एक तरफ होगा और सारी चीजें एक तरफ होगी, तो हम लिख सकते हैं ना यहाँ पर V0 बराबर क्या होगा, E - 5 होगा। क्या होगा, E - 5 होगा। EV0 बराबर होगा E - 5, V0 बराबर हो जाएगा E बटे E - 5/E। जब अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अब समीकरण आया है उसको हम तुलना करेंगे mx + c से। तो y हमारा निरोधी विभव है, m हमारा क्या है यहाँ पर, अगर मैं पूछूं आपसे m यहाँ पर क्या है, देखो बच्चों ये e क्या है, x है, e हमारा x है, ये e हमारा x है, तो m यहाँ पर क्या हो जाएगा, m यहाँ पर क्या हो जाएगा, m यहाँ पर हो जाएगा, m यहाँ पर हो जाएगा 1/e। सबको समझ आया 1/e कैसे हुआ, पहली बात तो ये 1/e कैसे हुआ, क्योंकि e हमारे यहाँ पर क्या है, x एक्सिस पर है, e ये x है, तो m क्या हुआ, 1/e हो गया, ठीक है। और अंतखंड क्या हो गया, -5/e। अंतखंड क्या हो गया, -5/e क्या हो गया, अंतखंड हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। अब जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वो कैसे खींचेंगे, अंतखंड हमारा -5/e है, मतलब -y से हमें क्या करना, शुरू करना, प्लॉट ये करना है -5/e, ये हमारा अंतखंड है। अब हमें ग्राफ खींचना है और 1/e है, पॉजिटिव में है, तो कुछ इस तरह से खींचेंगे,
ये देखिए, ये जो कोण है जो बना रहा है वो 90 से कम है। समझ आया सबको? ये वाला ग्राफ, इस समीकरण से हमारे पास ये वाला ग्राफ बनेगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, निरोधी विभव V0 और ऊर्जा के बीच में हमें ग्राफ खींचना है। E बराबर 5 प्लस ई वी नोड है, E बराबर 5 प्लस ई वी नोड है। हमें बोला गया निरोधी विभव और ऊर्जा के बीच में ग्राफ खींचना। निरोधी विभव कहाँ पर है? y एक्सिस पर है, और ऊर्जा हमारी कहां पर है? एक्स एक्सिस पर। जो पहले लिखा हुआ होगा वो कहां पर होगा? y एक्सिस पर होगा। पहले मतलब कि निरोधी विभव पहले लिखा है तो y एक्सिस पर है, और बाद में ऊर्जा लिखा है तो ये कहां पर है? एक्स एक्सिस पर है। चलिए ठीक है, अगर पहले निरोधी विभव लिखा है मतलब ये y एक्सिस पर, तो y हमारा क्या है? निरोधी विभव है, तो V0 एक तरफ होगा और सारी चीजें एक तरफ होगी, तो हम V0 को एक तरफ लिखेंगे, तो V0 बराबर E बटे E माइनस 5 बटे E आएगा। ठीक है, ये V0 क्या है? y बराबर, हम इसे तुलना करेंगे तो हमारे पास m आया 1 बटे E, और c क्या ई? ये m क्या आया? 1 बटे E, ये वाला 1 बटे ई आया। ई तो x हो गया तो इसको छोड़ दीजिए, m बराबर हो गया 1 बटे ई, और c क्या आ गया? माइनस 5 बटे ई। ये देखिए माइनस 5 बटे ई क्या है? c है। अब अगर अंतखंड माइनस 5 बटे ई है मतलब ये y एक्सिस से शुरू होगा, नेगेटिव y एक्सिस से शुरू होगा। अगर ये नेगेटिव y एक्सिस से शुरू होगा तो कुछ यहाँ से शुरू होगा, और 90 से कम हमारा कोण बना रहा है तो कुछ इस तरह की हमारी क्या होगी? रेखा बनेगी। अब हम पढ़ने वाले हैं परवलय। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? परवलय पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, पहले तो मैं आपको ग्राफ बता देती हूँ, इसका ग्राफ किस तरह बनेगा। ये हमारा ग्राफ बनेगा, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस। ठीक है, ये ग्राफ हमारा किसका है? परवलय का है। कैसे बना एक बार बता देती हूँ मैं, कैसे बना ये वाला ग्राफ। इस तरह से y बराबर होता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम x को 0 रखेंगे तो हमारे पास y भी क्या होगा? 0 होगा, है ना। अगर मैं इस x की जगह पर 0 रखूँ, इस x की जगह पर मैं 0 रखूँ तो 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0 होगा, मतलब y भी क्या होगा? 0 होगा। अगर ये हमारा x है 0,0, ठीक है, x अगर 0 है तो y भी 0 है। ठीक है, यहीं से शुरू हो रहा है। अगली बार देखिए, अगर मैं y को क्या रखूँ? 1 रखूँ तो x हमारा क्या होगा? x हमारा क्या होगा? 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, अगर ये 1 है, ठीक है, तो ये भी 1 होगा, मतलब कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर अगर मैं x को अगर 2 रखूं, नहीं x को 2 नहीं, हाँ, अगर मैं x को 2 रखूंगी, अगर मैं x को 2 रखूंगी तो y मेरा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। y मेरा 4 हो जाएगा, मतलब x को 2 मतलब कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा। अगर मैं x को 2 रखूंगी तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, x यहाँ पर, अगर मैं x को 2 रखूंगी, कुछ हाथ से बना है तो सही नहीं बना। इस तरह से 4 बनेगा। हमें यहाँ पर क्या समझना है? पहले तो ये देखिए, हमें यहाँ पर क्या समझना है? हमें ये समझना है कि जब हम x को जब बढ़ाएंगे, जब हम x को जब बढ़ाएंगे तो हमारा जो y है वो तेजी से बढ़ेगा। x को जैसे हम बढ़ाएंगे तो y हमारा क्या होगा? तेजी से बढ़ेगा।
ठीक है, y हमारा क्या होगा, तेजी से बढ़ेगा। देखिए पहले हमने सरल रेखा के में क्या समझा था, y बराबर mx प्लस सी, मतलब हम y को जैसा सा बढ़ा रहे थे x भी वैसा वैसा बढ़ रहा था। लेकिन अब हम y को उल्टा बोल रही हूं मैं, x को हम जैसा जैसा बढ़ाएंगे तो y भी वैसा बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर परवलय में क्या है, x को जैसा बढ़ाएंगे तो y उसका क्या होगा, स्क्वायर होकर बढ़ेगा ना। x जैसे बढ़ाएंगे तो उसका स्क्वायर होकर y बढ़ेगा, इसलिए बहुत ही तेजी से बढ़ेगा। इसलिए इसका ग्राफ क्या होगा, इस तरह से इसका क्या होगा, ग्राफ बनेगा, परवलय ग्राफ बनेगा। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जब सवाल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये हमने जो पढ़ा था वो था y बराबर x स्क्वायर का ग्राफ था। अगर हमें कहीं कोई समीकरण दे रखा हो और उसमें दे रखा हो y बराबर x स्क्वायर, y पर कुछ और है, x पर कुछ और है, उसका स्क्वायर कर रखा हो इस तरह से, तो हम क्या करेंगे, परवलय ग्राफ बना देंगे। ठीक है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोलिक। ठीक है, अगर कुछ इस तरह से हमें समीकरण दे रखा हो y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का क्या मतलब होगा, अब यहां पर किस तरह का ग्राफ बनेगा, यहां पर ग्राफ बनेगा, परवलय बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है लेकिन नीचे की तरफ। ठीक है, कुछ इस तरह से हमारा क्या होगा, ग्राफ बनेगा। अगर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये जो ग्राफ है वो परवलय बनेगा लेकिन नीचे की तरफ बनेगा। ठीक है, समझ में आया। अब हमें कुछ समीकरण दे रखे और हमें क्या करना, ग्राफ खींचना है। तो पहला मैं ग्राफ खींच रही हूं, हमें यहां पर दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर। कंफ्यूज नहीं होना, अभी हमने जो पढ़ा था y बराबर एम एक्स प्लस सी, अगर यहाँ पर लगाने लग जाओ आप y बराबर एम एक्स प्लस सी तो वो मत लगाना। क्यों नहीं लगाना, वहां पर x था, x की जो पावर 1 थी, यहाँ पर x की पावर 2 है, इन दोनों में अंतर है ना। वहां जो पढ़ रहे थे वहां पर x की पावर कुछ नहीं थी, मतलब 1 थी, यहाँ पर x की पावर 2 है, इसीलिए दोनों एक दूसरे से अलग हैं, इसीलिए यहाँ पर परवलय ग्राफ बनेगा, वहां पर सरल रेखा बनेगी। ठीक है, अब y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3, हमें क्या दे रखा है, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3। इससे क्या पता चल रहा है, इस समीकरण से हमें क्या पता चल रहा है कि हमारा यहाँ पर अंतःखंड कितना है, -3 है। y यहाँ पर अंतःखंड कितना है, -3 है, और ग्राफ कैसा बनेगा, परवलय बनेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो हम क्या बना देते हैं, परवलय ग्राफ बना देते हैं, और अंतःखंड हमारा -3 होगा, मतलब कुछ यहाँ पर हम मान लेते हैं, कुछ यहाँ पर हमारा है -3 है, तो हम ये देखो कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। कुछ इस तरह से हमारा क्या होगा, ग्राफ बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, 3 होगा। फिर है y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। ठीक है, यहां पर कैसा ग्राफ बनेगा, +4, मतलब यहां पर जो हमारा अंतःखंड है वो 4 होने वाला है। ठीक है, हो गया 4, और नीचे की तरफ परवलय ग्राफ बनने वाला है, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर और +4 है, यहाँ पर +4 हो गया, यहाँ पर अंतःखंड 4 है तो +4 हो गया, और नीचे की तरफ बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा।
अगला समीकरण हमें दे रखा है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर है C4, वही C4 है, ठीक है, अंतखंड 4 है। कुछ यहाँ पर बनेगा, मान लो ये 4 है यहाँ पर, और एक्स स्क्वायर परवलय बनेगा, लेकिन ऊपर की तरफ बनेगा क्योंकि प्लस है ना, इसलिए प्लस एक्स स्क्वायर है। इस तरह से हमारा क्या बनने वाला है, ग्राफ बनने वाला है। अब देखिए सवाल, देखिए किस तरह से हम क्वेश्चन पूछे जाते हैं ग्राफ से, वो देखिए। गतिक ऊर्जा और समय के बीच में ग्राफ खींचना है। गतिक ऊर्जा और समय के बीच में ग्राफ खींचना, ये देखो गतिक ऊर्जा, मैंने अभी अभी आपको बताया था कि द्रव्यमान बदलता नहीं है। अगर आपको सवाल में अगर बोल रहा है कि बदल रहा है तो हमें मानना, अगर नहीं दे रखा है तो हम क्या मानेंगे, वो नहीं बदल रहा है, ठीक है, वो क्या है, नहीं बदल रहा है। तो इसीलिए ये जो है वो क्या है, स्थिर है। हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी, गतिक ऊर्जा, ये हमारे पास समीकरण बना। और ये वाला क्या आपको इस तरह से दिख रहा है, पहले तो ग्राफ खींचना है। गतिक ऊर्जा और समय के बीच में ग्राफ खींचना है। गतिक ऊर्जा और समय के बीच में, ये गतिक ऊर्जा और समय के बीच में ग्राफ खींचना। गतिक ऊर्जा पहले लिखा है तो काइनेटिक एनर्जी, गतिक ऊर्जा को अंग्रेजी में काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी पहले जब लिखा है तो हम वाई एक्सिस पर लिखेंगे, और अगर बाद में अगर हमें लिखा है, बाद में समय लिखा है तो ये बाद में हमने लिख दिया, ठीक है, कर दिया। अब हमें ग्राफ किस तरह का बनाना है, सरल रेखा बनाना है या फिर परवलय बनाना है। पी स्क्वायर मतलब अक्स एक्सिस पर जो है, यानी कि अक्स की जो वैल्यू है वो पी स्क्वायर दे रखी है, मतलब स्क्वायर हो रखी है यहाँ पर, मतलब ये परवलय ग्राफ बनेगा। अगर ये परवलय ग्राफ बनेगा और सी यहाँ पर अंतखंड कुछ है नहीं, यहाँ पर आपको कोई अंतखंड नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ अंतखंड नजर आ रहा, नहीं नजर आ रहा। अगर नहीं नजर आ रहा तो ये जो ग्राफ है वो कहाँ से शुरू होगा, वो ग्राफ है जो है वो शुरू होगा, जो ग्राफ है वो शुरू होगा ओरिजिन से। कुछ इस तरह से क्या बनने वाला, ग्राफ बनने वाला है। आज के लिए बस इतना ही, इसे रिवाइज कर आना कल, ठीक है। कोई होमवर्क मैं नहीं दे रही हूँ, अभी नहीं दे रही हूँ, आपको इसको क्या करना, रिवाइज करना है, ठीक है। चलिए फिर पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ठीक है, और अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बस बाय बाय। चलिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करके आना कल।